हेलो क्लास, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टूडेंट्स। ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग प्रैक्टिस पेपर को हमने स्टार्ट करा था क्लास 8 के लिए एसएसटी का इन हिंदी मीडियम 2023 टू 2024 न्यू प्रैक्टिस पेपर। इसके सोल्यूशन हम लोगों ने 6 क्वेश्चन तक सॉल्व करे थे स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। भारतीय शिक्षा को लेकर प्राच्यवादी परंपरा के पॉइंट ऑफ व्यू को लिखना है। टोटल 3 मार्क्स एग्जाम में आप लोगों के कवर करें। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करना हर सब्जेक्ट के आप लोगों के लिए कंपलसरी है, क्योंकि इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप लोगों के एग्जाम में आप लोगों से इसी टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किए जाएंगे, पूछे जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोग इसे बहुत ध्यान से देखेंगे और सुनेंगे। तो इसमें बोला है कि इंडियन एजुकेशन की अगर हम बात करें तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है कि वो क्या है। तो स्टूडेंट्स, दो तरीके से यहाँ पे बोला गया है शिक्षा के बारे में, पूर्वी और पश्चिम। अगर हम पूर्वी शिक्षा की बात करें स्टूडेंट्स, तो ये व्यक्ति के आदर्श जीवन के निर्माण में साधक पर जोर डालती है कि उनके मूल्यों पर भी ध्यान केंद्रित करती है कि हमारा बिहेवियर, हमारा नेचर, हमारे मैनर्स कैसे हैं। एजुकेशन के साथ साथ ये स्किल को भी डेवलप करता है। कौन? आप याद रखेंगे, पूर्वी शिक्षा की बात हो रही है। और जबकि हम पश्चिमी शिक्षा की बात करें स्टूडेंट्स, तो एक जानकार और सक्षम छात्रों को तैयार करने में शैक्षिक संस्था में सीखने का योगदान देती है। यानी इसके अंदर छात्र के स्किल डेवलपमेंट पर ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसे जानकार बनाया जाएगा। यानी उसे सिर्फ ज्ञान ही दिया जाएगा, उसमें कोई भी स्किल या कोई मैनर्स या कोई बिहेवियर उसमें डेवलप नहीं किए जाएंगे। तो ये अंतर था पूर्वी शिक्षा का और पश्चिमी शिक्षा का। पूर्वी शिक्षा में क्या है कि एक ह्यूमन में स्किल्स को उसको डेवलप करना है, और जबकि पश्चिम में क्या है, सिर्फ उसे ज्ञान ही देना है। उम्मीद है सभी बच्चों को आंसर समझ में आया होगा। अब आप लोगों को या वाला दे रखा है अथवा वाला, हम इसे भी सॉल्व करेंगे कि भारतीयों की शिक्षा के संबंध में अब आप लोगों को महात्मा गांधी के पॉइंट ऑफ व्यू को बताना है कि इंडिया एजुकेशन को लेकर के ग्रेट मैन महात्मा गांधी का पॉइंट ऑफ व्यू क्या। तो इस आंसर में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स कि गांधी जी ने इस बात पर जोर दिया है कि शिक्षा के व्यक्तित्व को सभी पहलू में सामंजस्यपूर्ण रूप से विकसित करना चाहिए। यानी एजुकेशन को डेवलप करना है सही तरीके से। यानी उनका ये भी मानना है कि शिक्षा क्या है, एक आवश्यक उद्देश्य है। ये हमारे एक नैतिक विकास है जो हमारे कैरेक्टर को डेवलप करता है। एक चरित्र विकास है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट है। गांधी जी की इच्छा है कि प्रत्येक बच्चे स्टूडेंट्स अपने अंदर ईश्वर तत्व का अनुभव, यानी ईश्वर का अनुभव, यानी उन्हें सही गलत के बारे में अच्छे से पता हो कि उनके लिए क्या सही और क्या गलत है, उनका क्या बिहेवियर, क्या नेचर, क्या मेंटलिटी, सही मेंटलिटी, गलत मेंटलिटी क्या होनी चाहिए। तो ये गांधी जी के विचार थे भारत के एजुकेशन को लेकर के। वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, सभी बच्चे से नोट डाउन करेंगे, प्लस आप लोग आंसर को समझ करके लिखेंगे। स्टूडेंट्स, अब खंड दा शुरू होता है जो एग्जाम में आप लोगों के 5 मार्क्स कवर अप करता है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 में बोला गया है कि मृदा संरक्षण के उपाय बताने कि किस तरह हम मिट्टी को बचा सकते हैं, इसको प्रोटेक्शन दे सकते हैं। तो ये आंसर 5 मार्क्स का है। तो आप लोगों को आंसर आई कैचिंग लिखना होगा, जैसे इसमें लिखा गया है स्टूडेंट्स की बेहतर मृदा संरक्षण की तकनीकों को में स्टूडेंट्स एक फसल चक्र होता है कि फसल चक्र को चेंज करते रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू सीजनल। कवर फसलें संरक्षण, जुताई और लगाए नए पवनक अवरोधक भी इसमें शामिल होते हैं जो कटाव और उर्वरता दोनों को प्रभावित करते हैं। यानी जो मिट्टी को प्रोटेक्शन देंगे, तो सब बातें उसी के पॉइंट ऑफ व्यू में लिखी गई हैं कि क्या होता है कि जो पेड़ पौधे हैं वो मर जाते हैं या वो सड़े गले हो जाते हैं, तो वो एक तरीके से वो मिट्टी का हिस्सा बन जाते हैं। जैसे सुझाव दे रखे, जैविक खाद, वन संरक्षण, वृक्षारोपण, बाढ़ नियंत्रण, नियोजित चराई, बंद बनाना और सीढ़ीदार खेत बनाना। अब हम इस एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं। आप लोग इसे बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि ये टोटल 5 मार्क्स को कवर अप करता है। तो ज़रूरी है कि आप लोग जिस पॉइंट को लिखेंगे उसके बारे में 2 से 3 लाइनें लिखना ज़रूरी है। जैसे जैविक खाद के बारे में दे रखा है कि पूर्णतः प्राकृतिक
बिना किसी केमिकल का उपयोग करके हमें स्टूडेंट्स इसका उपयोग करना है जैविक खाद का, ताकि मृदा जो है वो संरक्षण, उसे प्रोटेक्शन मिले। दूसरा वन संरक्षण है कि हमें वनों का विवेकपूर्ण और वन क्षेत्र में वृद्धि करना है, यानी जितने भी ट्री एंड प्लांट है उन्हें हमें सेव करना है, उन्हें कट नहीं करना है, उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटेक्शन देनी है। एंड थर्ड में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स वृक्षारोपण में क्या है कि हमें इकोनॉमी में एक संतुलन, प्रकृति में बैलेंस बनाए रखना है, ताकि और वो होगा कैसे, तब हम अपने आसपास पेड़ पौधों को डेवलप या लगाएंगे। बाढ़ नियंत्रण करते हैं, जब हम बांध बनाएंगे और पेड़ लगाएंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा बाढ़ों को रोक सकते हैं, जिसके अंदर क्या होगा कि मृदा को काफ़ी हद तक प्रोटेक्शन मिलेगी। नियोजित चराई होती है कि जो एनिमल्स होते हैं जब वो घास वगैरह खाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ मृदा को भी इफ़ेक्ट किया जाता है, बट इससे क्या होगा कि नियोजित चराई करना भी क्या है, मृदा संरक्षण का एक उदाहरण है। तो आप लोग भी अपने एग्जाम में पॉइंट को एक्सप्लेन करेंगे, इट्स कंपलसरी, क्योंकि टोटल 5 मार्क्स का था। अब आगे का पढ़ते हैं स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोगों ने आंसर को नोट डाउन किया होगा, प्लस आप लोग इसे साथ में लर्न भी कर रहे होंगे। अब अगेन 5 मार्क्स का है, जिसमें बोला गया है कि स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता के बारे में बताना है कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता क्यों होती है। अगेन आप लोग ध्यान देंगे ये 5 मार्क्स को कवर अप करता है। तो आंसर में आप लोग सबसे पहले लिखेंगे कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की आवश्यकता इसलिए होती है ताकि स्टूडेंट्स क्या हो, सबको समान रूप से न्याय मिल सके, रेस्पेक्ट मिल सके, किसी के साथ भी देश में अन्याय नहीं हो। तो दूसरे पॉइंट में आप लोग लिखेंगे कि साथ ही में क्या होता है कि जो न्यायपालिका है स्टूडेंट्स, वो कि न्यायपालिका पर जो है वो कार्यपालिका का दबाव ना हो। थर्ड में आप लोग लिखेंगे कि स्वतंत्र न्यायपालिका निष्पक्ष होकर न्याय दे सके, कि जो न्यायपालिका है वो हर एक इंसान को, व्यक्ति को न्याय दे सके, और किसी भी लोकतंत्र के लिए जो है वो न्यायपालिका काफ़ी ज़रूरी है। स्टूडेंट्स, एक लोकतंत्र देश के लिए न्यायपालिका का होना बहुत ज़रूरी है। फोर्थ में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट्स, इसके बाद ये सुनिश्चित किया जाता है कि लोकतंत्र व्यक्तिगत या समूह तानाशाही को रास्ता नहीं देता है, कि ऐसा न हो कि एक इंसान को ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बना दिया जाए या उसी के हाथ में सारी ताकत को दे दिया जाए तो वो तानाशाही में चेंज हो जाएगा। उम्मीद है आप लोग इसे समझ रहे होंगे। देन 5th पॉइंट में आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट के साथ में व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा भी करता है, और जितने भी लॉज होते हैं, रेगुलेशन होते हैं, यानी विवादों के कानून के अनुसार ही उसको सुलझाया जाएगा, उससे कानून यानी न्यायपालिका द्वारा उसे हैंडल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आप लोग भी इन 5 पॉइंट को एक्सप्लेन करके लिखेंगे, ताकि एग्जामिनर जब आपके मार्कशीट को चेक करे तो उसका जो आंसर का इफेक्ट एग्जामिनर पर अच्छा पड़ना चाहिए। आपका आंसर आई कैचिंग होना चाहिए, लगना चाहिए कि एक 8th क्लास के स्टूडेंट ने आंसर को रिप्रेजेंट किया है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। अब आगे आप लोगों को स्टूडेंट्स अथवा यानी या वाले में बताना है कि जनहित याचिका का महत्व बताना है। अगेन ये 5 मार्क्स को कवर अप करता है, इसके इंपॉर्टेंस को आप लोग लिखेंगे। तो सबसे पहले जनहित याचिका को समझते हैं स्टूडेंट्स। ये क्या है, एक कानूनी तंत्र होता है स्टूडेंट, जो व्यक्ति को या जो भी संगठन है या जो भी आम जनता है उसके चिंता के मुद्दे जो होते हैं, उसकी चिंता से रिलेटेड कोई भी जो मुद्दे होंगे तो उसे समाज के वर्ग की ओर से क्या होता है कि अदालतों के समक्ष कानून कार्रवाई करने की अनुमति वो आप लोगों को देता है, जो भी आप लोगों के चिंता के विषय हैं। तो सेकंड पॉइंट में आप लोग लिखेंगे, जिसे हम PIL भी कहते हैं, कि इसमें सामाजिक परिवर्तन जो समाज में हो रहे चेंजेस है और कानून का शासन बनाए रखने, ताकि जो सरकार है वो उसका मैनेजमेंट अच्छे से रहे, और जो भी हमारा न्यायालय है यानी न्याय है उसके बीच के संतुलन को ये तेज करने का क्या है, एक महत्वपूर्ण साधन है। स्टूडेंट्स, आप भी पॉइंट्स में लिखेंगे, कभी आंसर को एक पैराग्राफ बनाकर चेक नहीं करते, पैराग्राफ में लिख करके नहीं लिखते हैं आंसर को, आप लोग एज अ पॉइंट वाइज ही आंसर को एक्सप्लेन करेंगे, जैसे यहाँ किया गया है। पॉइंट नंबर 3 पढ़ते हैं कि जनहित याचिका, यानी इसमें क्या होता है कि भारत में न्यायिका पहल दोबारा से शुरू किया गया है। स्टूडेंट्स, भारत में जनहित याचिका सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, एक न्यायिक सक्रिय भूमिका, इसका रोल बनाया गया है। इसे 1980 के दशक की शुरुआत के अंदर इसे पेश किया गया था इंडियन में। 4th में लिखेंगे आप लोग, ये पीड़ित पक्ष द्वारा न्यायिक स्वयं न्यायालय या किसी अन्य निजी पक्ष द्वारा अदालत में पेश किया गया क्या होता है, एक मुकदमा होता है। तो इसमें क्या होगा कि न्यायालय द्वारा ही, या तो वो प्राइवेट हो या तो गवर्नमेंट हो, तो उसको उसके अकॉर्डिंग ही न्यायालय द्वारा पेश किया जाता है। उम्मीद है सभी बच्चों ने आंसर को नोट डाउन किया होगा।
नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर यह आप लोगों के एग्जाम में 4 मार्क्स कवर अप करता है। आप लोगों को ऐसा पैराग्राफ क्वेश्चन दिया गया है, इसे रीड करते हैं। तो यहाँ बोला गया है, अन्य राज्यों की तरह जाटों ने भी 17वीं और 18वीं शताब्दी की बात हो रही है कि ये जो अन्य राज्यों की तरह जाटों ने क्या करा, 17वीं 18वीं शताब्दी के अंदर अपनी सत्ता को सुदृढ़ किया और अपने नेता चूड़ामन के सपोर्ट में उन्होंने क्या करा, दिल्ली के पश्चिम में स्थित जो भी है उससे अपने कंट्रोल के अंदर उन्होंने कर लिया। और 1680 के दशक तक आते आते उनका क्या हुआ, प्रभुत्व जो उनका इफेक्ट है वो दिल्ली और आगरा के दो शाही शहरों के बीच में क्षेत्र पर शुरू होना क्या हुआ, स्टार्ट हो गया। तो एग्जाम में सबसे पहले आप लोग इस केस स्टडी को रीड करेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं स्टूडेंट्स कि किसके शासनकाल में जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्रों पर नियंत्रण कर लिया। तो किसके शासनकाल में बोला गया है, तो फर्स्ट का आंसर आप लोग लिखेंगे चूड़ामन की चूड़ामन के शासनकाल में क्या हुआ, जाटों ने दिल्ली के पश्चिमी क्षेत्र पर अपना नियंत्रण कर लिया। याद रहे फर्स्ट का चूड़ामन है। अब सेकंड वाला पढ़ते हैं कि जाट शासकों के प्रभुत्व में स्थित किसी एक व्यापारी केंद्र का आप लोगों को नाम लिखना है। तो आप लोग व्यापारी केंद्र का नाम लिखेंगे पानीपत तथा बल्लभगढ़। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस आंसर को लिखा होगा। दूसरे का क्या है, पानीपत तथा बल्लभगढ़। अब आगे वाला पढ़ते हैं कि दिल्ली पर नादिर शाह ने कब आक्रमण किया था और इसका परिणाम क्या हुआ था। तो इसका आंसर आप लोग लिखेंगे स्टूडेंट, ये लिखा गया है कि 1739 में नादिर शाह ने क्या करा, दिल्ली पर आक्रमण किया और इसका रिजल्ट भी आप लोगों को लिखना है कि इसका क्या परिणाम हुआ, कि वो दिल्ली पर हमला बोल करके उसे लूट ले गए। उम्मीद है सभी बच्चों ने इस आंसर को लिखा होगा। स्टूडेंट्स ऐसे अब दूसरा केस स्टडी स्टार्ट होता है। अगेन ये 4 मार्क्स कवर अप करता है। सबसे पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं। मानव निर्मित पर्यावरण का कोई एक उदाहरण दीजिए। मानव निर्मित क्या होता है, जो एक मानव एक ह्यूमन ने बना है। तो जैसे इसका आंसर क्या हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, सड़क हो सकता है, सड़क और ट्रेन ये सब क्या है, मानव निर्मित है, जो मानव ने ही बनाया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया स्टूडेंट्स, प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो स्टूडेंट्स आप आंसर लिखेंगे कि, तो स्टूडेंट्स सेकंड वाले में आप लोग लिखेंगे मानवीय से लेकर के प्रदान करता है तक, क्योंकि सेकंड में बोला गया था कि प्राकृतिक पर्यावरण का क्या अर्थ है। तो ये आंसर आप लोग लिख देंगे आंसर में। इसके बाद 1.3 में बोला 11.3 में बोला गया है कि मानव प्राकृतिक पर्यावरण जो है वो किस प्रकार चेंजेस लाती है। तो आप लोग यहाँ से आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे कि ये तो आप लोगों से क्वेश्चन ही पूछा गया है कि कार का धुआं जो होता है वायु को क्या करता है, प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है या भोजन के बर्तन में उसे परोसा जाता है, भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो इस तरह जो भी बर्तनों का निर्माण मानव कार्य है, मिल है। तो इस प्रकार से क्या है कि मानव प्रकृति में परिवर्तन करता है। तो उम्मीद है सभी बच्चों ने इस आंसर को नोट डाउन करा होगा, जो 2 मार्क्स कवर अप करता है। नेक्स्ट अगेन आप लोगों को केस बेस्ड स्टडी दिया गया है, आप पहले से बहुत अच्छे से रीड करेंगे। इसके बाद फर्स्ट पॉइंट में बोला गया है कि विधायक किसे कहते हैं, आंसर में आप लोग लिखेंगे। तो विधानसभा क्या होता है स्टूडेंट, उसमें आप लोग लिखेंगे कि विधानसभा का जो सदस्य है वो किसी निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं द्वारा विधानसभा के लिए चुना गया क्या होता है, एक प्रतिनिधि होता है जो उसे प्रेजेंट करता है। जो भी मतदाताओं द्वारा निर्वाचन क्षेत्र में चुना जाता है उसे हम लोग विधानसभा के लिए चुना गया प्रतिनिधि बोलते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं, ये विधायक होता है। तो नेक्स्ट में बोला गया स्टूडेंट्स कि विधानसभा के किसी एक कार्य के आप लोगों को लिखना है कि उनका क्या कार्य होता है। तो यहाँ से आप लोग आंसर लिख सकते हैं कि इससे ये सुनिश्चित करना कि सरकार को किस संबंध में क्या करना चाहिए। दूसरा काम दे रखा है, सदस्य इस विषय पर जो भी प्रतिक्रिया करना चाहे वो कर सकते हैं। और इसके बाद मंत्री प्रश्न के उत्तर देते हैं। तो इसके यहाँ पर ये कार्य दे रखे हैं, आप कोई सा भी कार्य लिख करके छोड़ देंगे। नेक्स्ट में बोला है विधानसभा में लिए गए निर्णयों की जानकारी हमें किस प्रकार प्राप्त होती है, कि जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो हमें कैसे पता चलेगी। तो थर्ड के आंसर में आप लोग क्या लिखेंगे कि समाचार चैनलों और समाचार पत्रों से ही हम देखते हैं या उन्हें पढ़ते हैं। तो इस तरह में विधानसभा के जो भी निर्णय होते हैं उनकी जानकारी प्राप्त होती है। उम्मीद है सभी बच्चों ने आंसर को नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट 13 दे रखा है स्टूडेंट्स, अगेन कैसे स्टडी है। फर्स्ट पढ़ते हैं, भूमि संरक्षण के किसी एक उपाय को आप लोगों को लिखना है।
तो भूमि संरक्षण को किस तरह रोका जाता है? वन रोपण करके या भूमि उद्धार करके, रासायनिक कीटनाशी और उर्वरकों का इस्तेमाल कर ये जस्ट अभी क्वेश्चन करा था। नेक्स्ट बोले प्राकृतिक संसाधन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है? तो आंसर में आप लोग लिखेंगे। तो प्राकृतिक संसाधन स्टूडेंट्स इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि सभी प्राकृतिक संसाधन में क्या है, ज़मीन जो है वो ज़रूरी है, क्योंकि जो मानव है या जो भी जानदार चीज़ें हैं वो ज़मीन पर ही रहती हैं। इसके अलावा क्या होता है, हम लोग भूमि पर खेती करते हैं, कारखाने डेवलप होती हैं, सड़कें बनती हैं, रेल यातायात के साधन, नहरें, और ये सभी क्या है, डेवलप होती हैं। तो इसलिए प्राकृतिक संसाधन क्या है, हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है सभी बच्चों ने आंसर नोट डाउन किया होगा। नेक्स्ट में दे रखा है आप लोगों को कि बढ़ती हुई जनसंख्या किस प्रकार स्टूडेंट्स वन भूमि के विनाश का कारण है। कि जो बढ़ती हुई पॉपुलेशन है इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि काफ़ी सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है स्टूडेंट, जैसे वनों की कटाई कर दी जाती है या अधिक घरों को डेवलप किया जाता है या अपनी फैक्ट्रीज को, इंडस्ट्री को, बिल्डिंग्स को जब डेवलप किया जाता है तो उसके लिए भी उत्पादों के लिए जगह चाहिए होती है। तो इस तरह क्या हुआ स्टूडेंट्स की जो बढ़ती हुई जनसंख्या है वो वन भूमि के विनाश का कारण बन गई है। लास्ट में आप लोग इस लाइन को ऐड कर देंगे। आगे पढ़ते हैं। खंड 4 दे रखा है स्टूडेंट्स, ये मैप पर क्वेश्चन है जिसमें आप लोगों को इन 5 स्थानों को उनके सही स्थान के ऊपर भरना है, जैसे बनारस, बरेली, कानपुर, दिल्ली, अलीगढ़ और झांसी। तो ए वाला पढ़ते हैं, उस स्थान का नाम लिखना है आप लोगों को स्टूडेंट्स जहाँ मंगल पांडे को अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में फांसी पर लटका दिया था। तो स्टूडेंट्स आप लोग यहाँ लाइन डालते हुए ए वाला आंसर फिल, तो यहाँ आप लोग ए में लिखेंगे बनारस। तो स्टूडेंट्स ए में आप लोग इधर बनारस लिखेंगे, इधर बी वाले पॉइंट में आप लोग बरेली लिखेंगे, सी वाले पॉइंट में स्टूडेंट्स यानी सी वाला पॉइंट ये है, इस पॉइंट पर आप लोग कानपुर लिखेंगे, डी वाले पॉइंट में आप लोग दिल्ली लिखेंगे जो पॉइंट यहाँ दे रखा है, देन ई वाले पॉइंट में आप लोग अलीगढ़ लिखेंगे और एफ वाले पॉइंट में आप लोग झांसी को लिखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को मैप भी समझ में आया होगा। इसके साथ ही आप लोगों को सभी क्वेश्चन के आंसर समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे के प्रैक्टिस पेपर को सॉल्व करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।